अच्छी हैबिट जो काम आई वो थी रीडिंग। तो रीडिंग मेरा पैशन था। आज के स्टूडेंट्स के लिए एक ऐसी टिप क्या है जो आप खुद भी फॉलो करते हैं? वो टिप है कि आप एक तो सिंसियर रहो, हार्ड वर्किंग रहो, पोलाइट, हम्बल रहो। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द सीरीज ऑफ बड़े होकर क्या बनोगे विद बियॉन्ड टॉक्स। मैं हूँ लावण्या और आज हमारे साथ है फेमस गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर जागृति शाह। नमस्ते। तो मैम, ऐसी कौन सी स्किल्स या हैबिट्स हैं जो आपने बचपन में डेवलप की थी और वो आपको आज काम आ रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। लावण्या, आपके क्वेश्चन का तो मेरा जवाब बहुत बड़ा है, पर मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगी कि सबसे ज़्यादा मेरी बड़ी जो अच्छी हैबिट जो काम आई वो थी रीडिंग। तो रीडिंग मेरा पैशन था। मैं बहुत सारे बुक्स पढ़ा करती थी, चाहे वो मेरे सब्जेक्ट से कनेक्टेड हो या ना हो, लेकिन मैं रीडिंग लाइक होल्डिंग अ बुक, then like understanding the lines and so many number of pages, and that I used to enjoy a lot. मैं तो कॉमिक्स भी रीड करती थी और उसी के साथ में मेरे सब्जेक्ट की भी बहुत सारी बुक्स रीड करा करती थी। उसके साथ में स्पोर्ट्स तो डेफिनेटली मैं स्पोर्ट्स में रही ही, लेकिन रीडिंग के कारण मुझे बहुत अच्छा लगने लगा कि देर आर सो मेनी सब्जेक्ट्स इन इन यूनिवर्स कि उसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट हम पिकअप कर सकते हैं। Well, I find it relatable too and very nicely said. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। आज के स्टूडेंट्स के लिए एक ऐसी टिप क्या है जो आप खुद भी फॉलो करते हो? वो टिप है कि आप एक तो सिंसियर रहो, हार्ड वर्किंग रहो, पोलाइट, हम्बल रहो। ये सब चीज़ें यदि आप पहले भी फॉलो करी और अब भी फॉलो करते हैं तो आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ट्रू, वेरी ट्रू। अच्छा, अब आप मुझे बताइए कि आप बचपन में कौन से सब्जेक्ट्स या एक्टिविटीज को एंजॉय करते थे सबसे ज्यादा? सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा तो मुझे पसंद था साइंस लेना। मेरे टाइम में क्या था, मैं जब 10th में थी ना, 45 ईयर्स बैक, यानी 1979 में, 45 ईयर्स टू लॉन्ग है ना। तो तब मैं जब पढ़ती थी, 10th में थी, तब हमें कोई भी एक लाइन चूज करनी होती है ना कि कॉमर्स में जाओ या आर्ट्स में जाओ या साइंस में जाओ। तो मैंने साइंस के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत की, साइंस में जाने के लिए क्योंकि हमारे यहाँ तो बिजनेस फैमिली थी और सभी लोग आर्ट्स में या कॉमर्स में ही जाते थे। तो मैंने मेरे पापा को कहा कि मुझे साइंस में जाना है, पापा ने बिल्कुल ही रिफ्यूज़ कर दिया। और मैंने क्या किया, 2 दिन का फास्ट किया मैंने। पता है, 2 दिन तक के मैंने खाना नहीं खाया जब तक मेरे पापा ने हाँ नहीं बोला साइंस में जाने के लिए, क्योंकि मुझे यदि डॉक्टर बनना है तो मुझे साइंस तो पहले लेना ही पड़ेगा। ये बात तो मेरी क्लियर थी। तो ऐसे मुझे सबसे ज़्यादा झुकाव जो था वो साइंस के तरफ में था, बिकॉज आई वॉन्टेड टू लर्न साइंस अ लॉट, एंड देन आफ्टर 10th ओनली आई डिसाइडेड टू बिकम अ डॉक्टर। तो अब देखो, आपकी मेहनत ने आपको बहुत ऊंची पोस्ट पर पहुंचा दिया है। नेक्स्ट, क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि कोई ड्रीम या फिर आइडिया थोड़ा अनरियलिस्टिक है, फिर भी आपने उसे परस्यू किया? अनरियलिस्टिक मुझे लगता है कि 2 चीज़ें थी। एक तो था ड्राइंग। मुझे लगा था कि मुझे साइंस में नहीं जाने मिला तो मैं ऐसा कर लूँ कि ड्राइंग की इंटरमीडिएट, एलिमेंट्री, ये सब जो एग्ज़ाम्स रहती ना, वो करके दिखाऊं। जो तो अनरियलिस्टिक लग रही थी, लेकिन मैंने करके दिखाई। वो दोनों मैंने पास कर ली थी कि इन केस मैं डॉक्टर न बन पाऊँ तो मैं आर्किटेक्ट तो बन जाऊँ। और एक दूसरा अनरियलिस्टिक था सी स्विमिंग। मुझे स्विमिंग करना ही था एनी हाउ, तो वो मैंने परस्यू किया से आफ्टर मेनी ईयर्स ऑफ माई एज, लाइक व्हेन आई वाज 21, दैट टाइम आई स्टार्टेड स्विमिंग एंड नाउ आई कैन स्विम इन सी ऑल्सो। वाओ। सो नेक्स्ट, ऐसी कौन सी स्किल्स है जो आपने डेवलप करी नेचुरली, पर फिर दूसरी साइड पे ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जो आपको सीखनी पड़ी? नेचुरली स्किल तो यही थे कि रीडिंग करो और घर के काम से मैं दूर रहती थी। मैं पहले रीडिंग करके बस यही सोचती थी कि कुछ ना कुछ मैं बन पाऊँ,
क्योंकि मैं देखती थी कि मेरे पापा कमाते थे, मेरी मम्मा 6 भाई बहन हम लोग, तो 6 भाई बहनों का ध्यान रख रही है, कुकिंग कर रही है, घर का ध्यान रख रही है, सोशली एक्टिव है, व्हाट एल्स। सो आई स्टार्टेड लाइक ड्रीमिंग कि मैं कुछ ना कुछ ऐसा, नेचुरली वो इंस्टिंक्ट था मेरा कि मैं इतना ये नहीं करूँगी, मैं कुछ ना कुछ और बनूँगी। फिर मैंने वो जो नेचुरल था, फिर अक्वायर करने के लिए तो आई हैड टू वर्क हार्ड, आई हैड टू अर्न सो मेनी मार्क्स, यू नो। तो उतने मार्क्स मिले, उसके लिए वो ही मेरा था कि जो मुझे बहुत उसके लिए मेहनत करनी पड़ी। तो मार्क्स ज़्यादा आ गए तो नेचुरली हमें मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना बहुत ही इजी हो गया था, और मुझे फर्स्ट चांस में ही तुरंत ही कॉल आ गया था मेडिकल कॉलेज से। सो दैट आई हैड टू लर्न अ लॉट। कुछ चीज़ें थी, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। साइंस में हमें 1980 में व्हेन आई वाज इन 11th, तो तब हमें फ्रॉग का डिसेक्शन होता था, कॉकरोच का भी होता था, और अर्थवर्म का भी होता था। तो अब ये डिसेक्शन करने के लिए हमें बहुत गट्स लगेंगे ना, तो वो मुझ में थोड़े कम थे, वो भी एक्वायर करने पड़े। फिर मैंने ये सब डिसेक्शन करो तब कहीं जा कर के मेडिकल में एडमिशन लेते थे। अब तो भी अच्छा है कि ये सब डिसेक्शन नहीं करने हैं आपको। तो नाउ इट वाज वेरी डिफिकल्ट दैट टाइम, वेरी डिफिकल्ट। यू नीड लॉट ऑफ गट्स, यू नो, टू कट अ एनिमल और एनिमल, you know, so that bring me lot of, you know, guts to do further। और फिर तो ह्यूमन बीइंग पर सब करना है ना तो वो बातें मुझे बहुत ही लर्न करनी पड़ी, विच वॉज वेरी हार्ड, विच आई हैड टू अक्वायर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और मोस्ट आस्क्ड है। आपके लिए मेंटरशिप की क्या इंपॉर्टेंस है, और क्या ऐसा कोई टीचर या गाइड था आपकी लाइफ में जिन्होंने आपको इंस्पायर किया? डेफिनेटली, मेंटरशिप के बिना तो कुछ है ही नहीं। आपको किसी को ना किसी को बनाना ही होगा, आपको अपने सामने में किसी को रखना ही होगा। तो मेरे मेंटोर थे, मेरे एक दुबे मैडम करके गायनेकोलॉजिस्ट थे, whom I used to like a lot। She was, you know, not only MD medicine, but she was MD gynecologist also, MD in gynecology। So she was my mentor, and she was very polite, very humble। She used to treat the patient in a very different manner, you know। Patient used to get healthy by her talk only, by her looks only। So she was my mentor, and I wanted to become like her only। And उनके ही कारण मैं आगे बढ़ पाई, और मैंने आफ्टर MBBS ये सोचा कि अब मैं गायनेकोलॉजी सब्जेक्ट ही लूँगी, जबकि मुझे एनेस्थेशिया भी मिल रहा था, जबकि मुझे मेडिसिन भी मिल रहा था, बट आई ऑप्टेड फॉर गायनेकोलॉजी, बिकॉज गायनेकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप मेडिसिन भी लिखोगे, जिसमें आप सर्जरी भी करोगे, है ना, दोनों चीज़ें आप कर पाते हो, और एट द सेम टाइम आप सोशल सर्विस भी दे सकते हो, क्योंकि एक वुमन ही है, लाइक एक लेडी एक ऐसा एक पर्सन है कि जो पूरे संसार को चलाता है, पता है ना आपको। हाँ, तो ऐसा है, तो मैंने सोचा कि मैं वुमन को ही ट्रीट करूँगी। तो सच बिग इम्पैक्ट ऑफ मेंटरशिप। वेरी वेल सेड। सो अब थोड़ा सा फनी एलिमेंट डालते हैं। तो आपके प्रोफेशन में कोई फनी या मेमोरेबल इंसिडेंट जो आपको हमेशा याद रहता हो, वो क्या है? फनी एंड मेमोरेबल तो मुझे एक याद आ रहा है कि हम जब एग्जाम्स देने जाते थे, तो एक तो रिटर्न रहता था और वाइवा रहता है। तो वाइवा यानी हमारा इंटैक्ट ह्यूमन बीइंग ही रहेगा ना, हमारा पेशेंट ही हमारे वाइवा में पेशेंट ही रहता है। तो जब हम पेशेंट के पास जाते हैं वाइवा में, और पहले प्रिपेयर करते हैं खुद को, और उनको हिस्ट्री टेकिंग रहती है, एग्जामिनेशन रहता है, ये सब रहता है, फिर डायग्नोसिस देना होता है, ये हमारा वाइवा रहता है। तो हमें एक ऐसा पेशेंट दिया जाता है जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, है ना, बहुत ही डिफिकल्ट पेशेंट दिया जाता है। तो जब मैं उसके पास जाती थी और पेशेंट को पूछती थी कि आपको क्या कंप्लेन है, तो बस 2 या 3 कंप्लेंट्स बोलने के बाद में पेशेंट यूज्ड टू टेल अस एवरीथिंग, यू नो। वो बता देते थे पेशेंट कि अब आप ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना।
अब आप मेरा डायग्नोसिस सुनना चाहोगे तो डायग्नोसिस भी बता देता था। तो सो फनी कि मुझे लगता था कि ये पेशेंट बराबर बोल रहा है या मैं बराबर कर रही हूँ। तो इट वाज वेरी फनी पार्ट एवरी टाइम, यू नो मेडिकल कॉलेजेस में बहुत सारे पेशेंट रहते हैं, उनको बहुत लोगों ने एग्जामिन किया रहता है और उनका अपना खुद का डायग्नोसिस उनको पता रहता है। तो इट वाज वेरी वेरी फनी पार्ट। बट हम बहुत स्केर्ड रहते थे, क्योंकि वो हमें कुछ गलत भी बता देगा ना, तो फिर हम हमारा नॉलेज बहुत अप्लाई करते थे कि कौन सा क्वेश्चन पूछना है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होगा, फिर क्या इन्वेस्टिगेशन करने चाहिए, या फिर वो बता सकता था पेशेंट। तो इट यूज्ड टू बी, नो, एग्जाम यूज्ड टू बी अ वेरी फनी पार्ट। इट वाज नॉट वेरी हार्ड। Only thing, you need a lot of knowledge, you need to read a lot. वेल एग्जाम्स में सक्सीड होने के लिए तो सबको ही हाथ वो करना ही पड़ता है। पर एग्जाम्स में आपको बहुत लाइट माइंडेड भी रहना चाहिए, तो आप ज्यादा आउटपुट दोगे। अगर ज्यादा स्ट्रेस भी होता है ना तो उसकी वजह से भी बहुत बच्चे कंफ्यूज होकर गलती कर देते हैं जो उन्हें आता है। हाँ, यही बताना चाहती हूँ कि उस टाइम में आप बहुत ही अच्छे से कूल माइंड से, और पहले अच्छे से रीड कर लो और फिर अच्छे से कूल माइंड से जाओगे और एग्जाम लिखोगे और प्रैक्टिकल भी दोगे, तो आप बिल्कुल सक्सेस तो आपको होना ही है 100%। ऑलवेज पेज ऑफ। या सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको कोई मैजिकल इन्वेंशन करने का चांस मिले जिससे आप बाकी सबकी हेल्प कर सको तो आप क्या बनाते हैं? आज के एरा में तो ऐसा है कि इन्वेंशन तो बहुत सारे हो चुके हैं, अब तो मुझे लगता नहीं है कि कोई इन्वेंशन बचा है। बट एक मुझे आपने एक क्वेश्चन पूछा तो मैं बोल सकती हूँ कि हमारी मेमोरी बहुत शार्प हो जाए, क्योंकि मेमोरी इज द ओनली थिंग विच आई थिंक इज मस्ट। यानी आप कोई चीज को देख लो और उसको मेमोराइज कर लो, फिर आप एक बुक पढ़ लो और आपको पूरी याद हो जाए, तो कितना अच्छा ना। हाँ। तो आप 100 बुक्स भी पढ़ लो, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में तो ऐसा था कि हमें बहुत सारी बुक्स पढ़नी होती थी, बहुत सारी, n नंबर ऑफ बुक्स। तो वी यूज्ड टू बी अराउंड द बुक्स ओनली, तो हमें थोड़ी तकलीफ होती थी, बहुत हार्ड वर्क होता था। तो मुझे लगता है कि मेमोरी शार्प करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा इन्वेंशन मुझे करना चाहिए कि मेमोरी इतनी शार्प हो जाए सो दैट you give a good output to the society and to the nation and then to the world. वेल आपका थॉट बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि हम बच्चों को भी और इनफैक्ट सारे बच्चों को बहुत सारी बुक्स पढ़नी पड़ती है जिससे सब परेशान हो जाते हैं। तो मेमोरी इज अ वेरी गुड पॉइंट। सो अब ये बताओ कि जैसे अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गई तो आप उसे कैसे हैंडल करोगे और उससे कैसे सीखते हो? गुड क्वेश्चन। पहले तो मिस्टेक होती थी तो बहुत बुरा लगता था और थोड़े टाइम के लिए मैं बहुत परेशान हो जाती थी, इनफैक्ट डिप्रेस हो जाती थी पहले, बट नॉट आफ्टर से 4-5 years, क्योंकि मैंने सीखना शुरू कर दिया कि मिस्टेक होती है ना तो सबसे पहले थोड़े काम एंड क्वाइट रहो। सबसे पहले काम एंड क्वाइट रह करके उस टाइम तो वो टाइम पास कर लो, हैंडल कर लो, और फिर बाद में घर में आकर के या जब भी आपका फ्री टाइम है तो ज़रूर से ये सोचो कि ये मिस्टेक क्यों हुई, यानी व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दैट, और वो मिस्टेक को रेक्टिफाई करने के लिए बहुत ट्राई करो। यू शुड ऑलवेज वर्क हार्ड टू रेक्टिफाई दैट, सो दैट कि जितना हो सके आपसे वो मिस्टेक रिपीट ना हो। एक बार रिपीट और हो गई चलेगा, 2 बार हो गई वो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट यू ट्राई टू लर्न आउट ऑफ दैट कि वो मिस्टेक रियल में मिस्टेक है तो वो रिपीट ना हो। थैंक यू सो मच फॉर योर सजेशन। तो अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कभी आपको ऐसा कोई स्कैरी डिसीजन लेना पड़ा है जिससे आपको लेने से बहुत डर लग रहा था कि लूं नहीं लूं, पर फिर आपने उसे ले लिया और उससे कुछ सीखा? अच्छा, स्केरी 2 चीजें थी मेरी लाइफ में। एक तो था ब्लड। जब मैं कॉलेज में गई और मैंने देखा कि लॉट ऑफ ब्लड इज देयर, यू नो, व्हेन यू ट्रीट अ पेशेंट, स्पेशली इन गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेटिक्स, तो मैंने ये सीख लिया कि एक बार मुझे बहुत ही ज़्यादा स्केरी लगा, दोबारा लगा, तीसरी बार नहीं लगा। फिर तो मैं बस यही सोचने लगी कि ब्लड तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, ब्लड से क्या डरना।
ब्लड को ट्रीट करना, एंड देन आई ट्राई टू मिनिमाइज द ब्लड लॉस। मैंने बहुत कोशिश करी कि जो भी सर्जरी हो, और जब भी मैं ज़्यादा ब्लड देखूं तो डर ना जाऊं, स्केरी ना लगे मुझे। और देन आई यूज टू ट्रीट माई पेशेंट विथ मिनिमल ब्लड लॉस, वन थिंग। एंड सेकेंड थिंग, एक बड़ा फनी इंसिडेंस हुआ था मेरे साथ में। हम लोग सिंगापुर की टूर पर गए थे, फैमिली टूर। तो वहाँ से हम लंका भी, वो शिप के ऊपर से हमें क्रूज में से छोड़ते हैं ना थोड़े टाइम के लिए, तो लंका भी गए थे। एंड एज आई टोल्ड यू कि स्विमिंग आई लाइक अ लॉट, तो हमने पैरासेलिंग किया। बहुत सारे स्पोर्ट्स थे वहाँ पर, स्विमिंग भी करी, सब किया, लेकिन पैरासेलिंग हुआ मेरा। तो जब मैं ऊपर में एकदम स्काई में थी, तब वो जो हुक था वो टूट गया। देन आई फेल इनटू द सी डायरेक्टली, बहुत ही प्रेशर के साथ में एकदम ऊंचाई से मैं नीचे में गिर गई। तो मैं नीचे में गिरी तो मैं स्केरी नहीं थी, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा। मुझे लगा अब मैं पूरे हमारे आसपास में मेरे क्या है, फिश हो या और कोई मुझे जो भी दिख जाए मैं देख लूँ। तो मैंने सारा देख लिया, जल्दी देख लिया। इट इज़ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में ही होता है ना, लेकिन स्टिल आई रिमेम्बर कि ये इट वाज इंसिडेंस 10 years बैक, 10-15 years बैक। तो मैंने वो सारे सी में जो भी था ना, फिश वगैरह जहाँ जो भी दिख रहा था वो सब देख लिया। फिर मैं तुरंत ही ऊपर आ गई। बट दैट टाइम आई वॉज नॉट स्केयर्ड एट ऑल, क्योंकि मुझे सी से बहुत ज़्यादा डर था ना, वो चला गया मेरा। और फिर उसके बाद में काफ़ी टाइम के बाद में एक बोट आई, और वो बोट में मुझे चढ़ना ही बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उन्होंने मुझे कोई रोप वगैरह कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं दिया था जिससे मैं उसमें चढ़ पाऊँ। तो फिर मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत से वो मैं बोट में चढ़ी ऊपर में। एंड देन दिस इंसिडेंस वाज रियली, आई एम टेलिंग यू, लाइफ सेवर ऑफ माई एंटायर लाइफ। तो मैंने, अब तो मुझे कोई चीज़ से डर नहीं लगता है, कोई भी, चाहे मैं समुद्र में हूँ, चाहे मैं आकाश में हूँ, चाहे कहीं भी हूँ, किसी से अंधेरे में हूँ या बहुत उजाले में हूँ, कहीं से भी मुझे डर नहीं लगता है। तो स्टूडेंट्स को भी यही चाहिए कि डरना नहीं, कोई भी चीज़ से नहीं डरना। एक बार डर लगेगा, फिर चला जाएगा, दोबारा तो वो डर चला जाएगा। वेल, फेसिंग योर फियर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। पर आज के लिए हमारे पास इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस शो।